हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोरी। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट, इसका जो है कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? तो ये है आपका 11 नंबर प्रैक्टिस सेट। देखिए 10 जो है कि प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि ओनली पेट के लिए है, ये जो है कि ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये है आपका सामान्य अध्ययन का। रोजाना कितने बजे आता है इवनिंग में? तो रोजाना शाम के टाइम आता है 6 बजे। तो आप लोग 6 बजे जो है कि यूट्यूब पे आइए और वीडियो को देखा कीजिए। देखिए वीडियो को देखिए भी और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, कि उनको भी फायदा हो और ये वीडियो जो है कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मराठावाड़ा तट। देखिए भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका कोरोमंडल तट के नाम से। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम मालाबार तट की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो मालाबार तट ये जो है कि केरल राज्य में पड़ता है। और कोंकण तट की हम बात करें तो ये जो है कि भारत के पश्चिमी घाट में पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक? तो गुजरात से लेकर के और गोवा तक। देखिए इसमें 3 स्टेट आते हैं, कौन कौन? गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट आते हैं कोंकण तट के में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, मैग्नीज। देखिए पूछा जा रहा है कि पठारी क्षेत्रों में इनमें से कौन सा जो खनिज है वो नहीं पाया जाता है पठारी क्षेत्रों में। देखिए पठारी क्षेत्रों में कोयला भी पाया जाता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, बट खनिज तेल ये जो है कि आपका पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। देखिए खनिज तेल या फिर क्रूड ऑयल, ठीक है, या पेट्रोलियम, ये सब सारे चीज़ें कहाँ पाया जाता है? तो ये सब औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज तेल हुआ, क्रूड ऑयल हुआ या फिर पेट्रोलियम वगैरह, ये सब सारी एक ही चीज़ें हैं। ये सब पाए जाते हैं औषधि चट्टानों में। ठीक है, और ये अधिकांश भाग कहाँ पे औषधि चट्टानों का? तो ये असम में पड़ता है, गुजरात में और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में ये सब सारी चीज़ें पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 एंड चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 56 तक थी, बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 थी, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी, लेकिन पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये आपका 1966 से 71 तक नहीं थी। देखिए अगर ऐसे देखा जाए सीरियली वाइज तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, देन 66 के बाद से 66 से 71, यही पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट ये नहीं है। तो क्या है? तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये आपका 1969 से 1974 के बीच थी। देखिए 66 के बाद से कब? 69, मतलब 66 से लेकर के 69 के बीच क्या रहा? गैप रहा। ठीक है, क्यों गैप रहा? देखिए ऐसा हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 के बीच। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद से आगे चल करके 65 में 1965 में क्या हुआ कि भारी जो है कि सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया इसमें। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि जो हमारी कृषि की विकास दर थी वो जो है कि ऋणात्मक रही। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है, बहुत सारी चीज़ें हुए। इस वजह से क्या हुआ कि 1966 से 1969 तक कोई योजना नहीं लागू किया गया। ठीक है, इस वजह से लागू नहीं किया गया था। और 1966 से लेकर के 1969 तक इस अंतराल को अवकाश योजना कहा गया। तो क्वेश्चन आता है कि अवकाश योजना कब से कब तक रही? तो 1966 से लेकर के 1969 तक रही। ठीक है, उसके बाद से 1969 से लेकर के 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण को अनुसरण करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? 9वीं पंचवर्षीय योजना,
8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण को अनुसरण करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2002 से 2007 तक था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार राज्यों के साथ जो है कि विचार विमर्श करके राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी। ठीक है, देखिए इसके साथ ही पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ जो है कि सामाजिक लक्ष्यों पर भी बल दिया गया था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 97 से 2002 तक थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 1992 से कब तक, सॉरी ये जो है कि आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक? 1997 है। ठीक है, 1997 से 2002 तक थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 2007 से 2012 तक थी। ठीक है, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये। देखिए पूछा जा रहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत जो कि अनुमान्य मासिक पेंशन है वो न्यूनतम पूछा जा रहा है कि न्यूनतम राशि कितनी है। सबसे पहले तो ये जानिए कि अटल पेंशन योजना है क्या। ठीक है, देखिए अटल पेंशन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो अटल पेंशन योजना ये भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि असंगठित क्षेत्रों में लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। अटल पेंशन की योजना है ये। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत कोलकाता से हुई थी 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए इस योजना के तहत क्या है कि 60 साल के बाद आपको 1,000, 2,000, 3,000 एंड 4,000 और 5,000 तक जो है कि आपको जो है कि दिया जाता है। ठीक है, मासिक पेंशन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूनतम राशि क्या है? तो ये 1,000 हो जाएगा। अगर अधिकतम राशि पूछा जाएगा तो 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। भारत में कृष्ण क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है तिलहन उत्पादन, कच्चा पेट्रोलियम, ब्लैक बॉक्स, कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में जो कृष्ण क्रांति है, कृष्ण क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है तिलहन उत्पादन, कच्चा पेट्रोलियम, ब्लैक बॉक्स या कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखिए कृष्ण क्रांति, ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन, ये जो है कि पेट्रोलियम या कच्चे तेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम या कच्चे तेल से संबंधित है। तिलहन उत्पादन ये किससे संबंधित है? ये पीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई मतलब ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो वैसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। देखिए क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश की सीमा के बाहर कोई आर्थिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाती, मतलब देश का जो बाउंड्री है उससे बाहर जो है कि कोई भी आर्थिक गतिविधियां जो है कि आयोजित नहीं की जाती है, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूर्णतः आत्मनिर्भर होती है, वो अपने आप पे आत्मनिर्भर होती है, जिसमें किसी भी प्रकार से वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं किया जा सकता है। मतलब जो भी कंट्री का अगर बंद अर्थव्यवस्था होगा उस कंट्री के बाहर जो है कि कोई आयात नहीं होगा, कोई निर्यात नहीं होगा। ठीक है, देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र ही उद्देश्य होता है कि नागरिकों मतलब कि उपभोक्ता जो हैं उनके कंट्री में उनको प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति देश में ही निर्मित वस्तुओं से करना है। मतलब देश में जो चीज़ें उत्पादन हो रहा है उसी वस्तुओं से उनका जो है कि क्या करना है, उनका जो है कि पूर्ति करना है। ठीक है, बाहर की वस्तुओं से आदान प्रदान होगा नहीं, तो ये चीज़ें होता है आपका बंद अर्थव्यवस्था में।
तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। एक राज्य का राज्यपाल विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है एंड राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। देखिए जो एक राज्यपाल होता है किसी राज्य का, ठीक है, वो जो है कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वह जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कि पद को धारण करता है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति जो है उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है, किस व्यक्ति को, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। जो जिस व्यक्ति का नाम जो है कि केंद्र सरकार फॉरवर्ड करेगी, उसी को जो है कि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करेगा राज्यपाल के लिए, ठीक है। देखिए राज्यपाल जो होता है राज्य का प्रथम नागरिक होता है तथा राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है, 69 व 30, 84 व 47, 89 व 50, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोकसभा में पूछा जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों की संख्या क्या है, जो आरक्षित है SC ST के लिए वो कितनी है। तो देखिए लोकसभा में जो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए वो है आपका 79 से लेकर के 84 तक, 79 से लेकर के 84 तक आपका लोकसभा ये अनुसूचित जाति के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, 41 से लेकर के 47 तक है, ठीक है। तो कहीं कहीं ये भी आता है 79 एंड 41, ये भी आ जाता है, और कहीं कहीं 84 व 47 आता है, ठीक है। तो दोनों सही है। ऐसे आप लोग जान लीजिए कि 79 से लेकर के 84 के बीच होनी चाहिए और 41 से लेकर के 47 के बीच होनी चाहिए ST के लिए, और 79 से 84 SC के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इसे प्रस्तावित करता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, समान अधिकार। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है इसे प्रस्तावित करता है किसके लिए, वो समान अधिकार के लिए, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 15 में सभी के लिए समान अधिकार की बात की गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 15 जो है ये इसके द्वारा जो मूल अधिकार हैं वो केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन। देखिए संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो रट गया होगा, लगभग हर एक टेस्ट में इसका जिक्र हो जाता है, ठीक है। देखिए वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। देखिए इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ संविधान में, और इस टाइम पे किसकी सरकार थी, तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इनकी सरकार थी। देखिए इसमें प्रस्तावना जो है हमारी उद्देशिका है उसमें 3 शब्द जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है ये उसमें जोड़ा गया प्रस्तावना में, या उद्देशिका बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए और संविधान का जो भाग 4 है उसमें 4 में क और अनुच्छेद 51 में क जोड़ करके उसमें क्या किया गया, तो उसमें जो है कि 10 मौलिक कर्तव्य को समावेशित किया गया, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य को समावेश किया गया, ये जो है कि भाग 4 का क जोड़ करके, 4 का क और अनुच्छेद 51 का क जोड़ करके कितने मौलिक अधिकार, कितने मौलिक कर्तव्य, तो 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया इस टाइम पे, ठीक है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो है कि मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। एक मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया आपका 2002 में। वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें जो है कि 11वां मूल कर्तव्य जो है कि हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान। 43वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1977 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1978 में हुआ था। देखिए 44वां संविधान संशोधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें क्या हुआ कि संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके अनुच्छेद 300 क के तहत इसको जो कि विधिक अधिकार दे दिया गया, मतलब कानूनी
अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। 45वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। ठीक है। एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ग्राम, कस्बा, वार्ड, कोई विकल्प सही नहीं है। देखिए, एक ग्राम जो पंचायत होती है वो कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को हम वार्ड कहते हैं। ठीक है। देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में वार्ड नामक छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा जाता है और प्रत्येक वार्ड में एक एक सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। ठीक है, जो मेंबर होते हैं। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? अवतल, समतल, उत्तल, समतल, उत्तल। देखिए, ऑटोमोबाइल्स, अगर मान लीजिए हम लोग कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, ठीक है, उसमें जो दर्पण मिरर लगा होता है दोनों तरफ, वो कौन सा मिरर होता है? उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो ऑटोमोबाइल्स में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो होता है कौन सा? ये उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण जो है कि होता है बीच में मोटा, किनारे पे पतला, और एक तरफ से उसको मतलब जो है कि क्या, उसमें एक तरफ से लगा हुआ रहता है कि मतलब वो मिरर दिखता रहे, एक तरफ से वो उस पे लेप लगा रहता है। ठीक है। तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण ही लगा होता है ऑटोमोबाइल्स के जो पीछे के ट्रैफिक्स होते हैं उसको देखने के लिए। ठीक है। देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण जो है कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसमें प्रतिबिंब क्या होते हैं? छोटे बनते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि विस्तृत क्षेत्र हम देख पाते हैं, मतलब पीछे के जो बहुत सारा विस्तृत क्षेत्र है उसको हम देख पाते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन और आता है, हालांकि पिछले टेस्ट में हमने जिक्र भी किया है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है? तो वो होता है आपका किस में? गामा किरणें में। गामा किरणें का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो ये होता है 0.0005 से लेकर के 0.1 नैनो मीटर तक। ठीक है। अगर हम बात करें एक्स किरणें की, इसका होता है 10 नैनोमीटर। ठीक है। और अगर हम बात करें अल्फा किरणों की तो इसका होता है 125 नैनोमीटर। देखिए, एक नैनोमीटर बराबर 10 टू दी पावर माइनस कितना होता है? 10 टू दी पावर, एक मिनट, 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर होता है। ठीक है। एक माइक्रो ये सॉरी एक नैनोमीटर बराबर जो है कि 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर होता है। ठीक है। हेक्सामिथाइलिन, डायामाइन और एडिपिक एसिड से संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन 66, टेरिलीन, टालेंस, बेक्लाइट्स। देखिए, हेक्सामिथाइलिन, डायामाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो वो होता है नायलॉन 66 पॉलीमर प्राप्त होता है। ठीक है। 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं तनु एल्कोहल, पावर एल्कोहल, परिशोधित स्प्रिट, परिशुद्ध एल्कोहल। देखिए, 5% वाले जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं क्या? देखिए, ये जो है आपका अनवरत आसवन के माध्यम से शुद्ध किए गए एल्कोहल को हम क्या कहते हैं? परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? तो परिशोधित एल्कोहल कहते हैं। देखिए, ये जो है कि उच्च केंद्रित एथेनॉल होता है, ये जो है कि उच्च केंद्रित एथेनॉल होता है, जिसमें क्या होता है कि 95% क्या होता है? एल्कोहल होता है, और 5% क्या होता है? उसमें पानी होता है। ठीक है। 95% क्या होता है? एल्कोहल होता है, मतलब शराब की मात्रा होती है, और 5% पानी की मात्रा होती है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, परिशोधित एल्कोहल। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? द्वितीयक उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया, उत्पादक हिरण, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है पता है आपको?
तो द्वितीय उपभोक्ता होता है, इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पे उत्पादक के बारे में, ठीक है। उत्पादक क्या होता है? देखिए उत्पादक इसके अंतर्गत जो है कि वो सभी हरे पौधे आते हैं। उत्पादक के अंदर वो सभी हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो उत्पादक कहलाते हैं। जैसे कि हरी घास, पेड़ पौधे, ये सब सारे क्या हैं? ये उत्पादक हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है कि जो उत्पादक को खाते हैं उसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक क्या है? हरे घास, पेड़ पौधे, जो चीज़ें हरे घास पेड़ पौधे को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हरे घास को क्या खाती है? गाय खाती है, बकरी खाती है, हिरन, खरगोश, ये क्या है सब? ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। दूसरी बात आती है फिर द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्या? द्वितीय उपभोक्ता। देखिए द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? ये जो है कि अपना भोजन शाकाहारी या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खा करके प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टिड्डा हुआ। टिड्डा क्या करता है? घास खाता है। टिड्डा जो है कि घास खाता है, और टिड्डे को कौन खाता है? हिरन खाता है, सॉरी मेढक खाता है, ठीक है। टिड्डा क्या खाता है? घास खाता है, और टिड्डे को कौन खाता है? मेढक खाता है। जैसे चूहा हुआ, चूहा घास खाएगा, फिर चूहे को बिल्ली खा जाएगी, ठीक है। तो चूहा क्या हुआ? प्रथम हुआ, और बिल्ली द्वितीयक होगी, और घास क्या होगा? ये तो उत्पादक हुआ, ठीक है। अपघटक क्या होता है? अपघटक जो है कि ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों का पाचन करके उसका पुनर्चक्रण करते हैं तथा उसे वातावरण में छोड़ देते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? तो जीवाणु आते हैं, कवक आते हैं, कीट, ये सब सम्मिलित होते हैं। पहले ये समझ गए, अब समझ लीजिए कि कौन सा सही है। देखिए द्वितीय उपभोक्ता के अंदर घास क्या है? घास तो उत्पादक है, तो ये गलत हो जाएगा। अपघटक ये बैक्टीरिया है, बिल्कुल सही है कि मतलब जो छोटे छोटे होते हैं क्या? बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, ये सब कीट वगैरह ये सब आते हैं, तो ये सही हो जाएगा। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक तो घास होती है ना, हरे पौधे होते हैं, हिरन तो नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता देखिए तेंदुआ। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि किसको खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं, जो घास को खाते हैं। तेंदुआ किसको खाता है? तेंदुआ तो किसी को भी मार कर खा जाएगा, ये तो मांसाहारी होता है, तो ये द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता में आएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तख्तापलट, हड़ताल, मार्शल लॉ, राजनीतिक बंदी। पूछा जा रहा है कि सेना द्वारा जो प्रशासन होता है और न्यायपालिका होता है, इनको अपने नियंत्रण में लेने के बाद जो कायदे कानून हैं उसको हम क्या कहते हैं? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए प्रशासन है, न्यायपालिका है, इनको भी अपने नियंत्रण में ले लेता है। हालांकि अभी आपने सुना नहीं होगा कि जो प्रशासन होता है वो किसी और के नियंत्रण में चला जाए, न्यायपालिका किसी और के नियंत्रण में चला जाए, बट होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये लागू कायदे कानून को हम क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ, देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो मार्शल लॉ जो है कि यह शासन की एक प्रणाली से संबंधित है। ये जो है कि एक शासन के प्रणाली से संबंधित है, और यह प्रणाली तब लागू होती है जब जो सामान्य प्रशासन है और न्यायपालिका है, ठीक है, इनका बागडोर जो है कि किसके अंडर चला जाता है? जो सैन्य अधिकारी होते हैं उनको सौंप दी जाती है। जो प्रशासन होता है और न्यायपालिका है, इनका सबका बागडोर जो है कि एक सैन्य अधिकारी को सौंप दी जाती है, तो उस टाइम पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है, ठीक है। देखिए मार्शल लॉ तब लागू होता है जब एक अधिकृत क्षेत्र में, माने किसी एक क्षेत्र में क्या होता है कि उस क्षेत्र में सैन्य विद्रोह हो जाता है, ठीक है, या फिर युद्ध हो जाता है, ठीक है। सैन्य विद्रोह हो जाता है या फिर युद्ध हो जाता है, ठीक है, या युद्ध चल रहा होता है, ठीक है, या जो है कि कोई आंतरिक गड़बड़ी हो जाती है उस क्षेत्र में, ठीक है। इस कारण क्या होता है कि जो प्रशासन होता है वो प्रशासन का कार्य जो है कि करने में असमर्थ हो जाता है। जो प्रशासन होता है वो कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या फिर अपने आप को वो प्रशासन क्या समझने लगता है? कमज़ोर समझने लगता है। तो उस टाइम पे जो है कि ये मार्शल लॉ लागू होता है, ठीक है। देखिए मार्शल लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपातकालीन के दौरान जो है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये मार्शल लॉ का उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है?
कौन है? तो देखिए, अगर हम बात करें अपने देश की, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री को सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में संबोधित किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो कि राष्ट्र का एक नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है कि जो एक राष्ट्र का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, इसीलिए तो राष्ट्रपति किसी को भी बनाया जा सकता है, किसी को भी बना देते हैं लोग, ठीक है। कोई पार्टी जो है कि चाहे जिसको राष्ट्रपति बनाना उसको बना सकती है, ठीक है, यही रीजन होता है। देखिए, इसलिए तो मतलब जो है कि बना दिया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति की तुलना में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्र का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की तुलना में राष्ट्र का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। और राष्ट्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है कि कौन लेता है? तो प्रधानमंत्री ही लेता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव अभी हुआ था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए दोनों सदन के सदस्य लेते हैं, जो सांसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, प्लस जो राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो भी लेते हैं, प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ओनली दो, कौन कौन? दिल्ली और पुदुचेरी, उनके भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। देखिए, सब सारे क्या निर्वाचित सदस्य लेते हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, और जो केंद्र शासित प्रदेश है दो, कौन कौन? दिल्ली, पुदुचेरी, इनके जो है कि विधानसभा के निर्वाचित, ये सब क्या है? निर्वाचित सदस्य लेते हैं, न कि कोई नामांकित सदस्य लेता है, ठीक है। तो कौन कौन लेता है एक बार और देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के जो नामांकित सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में। इसका आंसर देना था, कुछ लोगों ने आंसर दिया बट बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। प्लीज़ आंसर दिया कीजिए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है गूगल करके ही दिया कीजिए, बट दिया कीजिए। काली मिट्टी नहीं पाई जाती है कहाँ पे? देखिए, तमिलनाडु में काली मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र यहाँ भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश यहाँ भी पाई जाती है, उसके बाद से कहाँ? गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, बट पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, शरावती। जोग जलप्रपात जो है कि किस नदी पे सिचुएटेड है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, यहाँ पे फॉलो कर लीजिए आप लोग। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस के नाम से, और ये टेलीग्राम का लिंक है। ये सब सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप जो है कि यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से करके जो है कि आप यहाँ फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों में फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो या जो भी हो उस पर शेयर कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों, क्या वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।